ओके गाइस, लेट्स बिगिन दिस लेक्चर विद रिगार्ड टू योर ऑडिट ऐसे 315 एंड 320। ठीक है, मतलब 305 315 एंड 320 ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और उसके बाद अपने 300 वाली सीरीज अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है सर, तो ये तो दो ही ऐसे हैं, 300 वाली सीरीज में तो और भी ऐसे हैं, तो अपन और नहीं पढ़ेंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये ज़्यादा रिलेवेंट लगते हैं, तो अपन इन्हीं को देखेंगे। ओके सर, ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो ऐसे 315 किस चीज़ के बारे में है, तो आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छा और बड़ा नाम है ना, तो मतलब नाम याद रखना अपने आप में बहुत ही मुश्किल मुश्किल काम है। बट फिर भी ठीक है, अपन सी ए फाइनल के अंदर है तो हमको नाम याद होना चाहिए। क्या है नाम ऐसे 315? आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिसको अपन रोमोम बोलते हैं, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी को अंडरस्टैंड करके एंड इट्स इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके। ओके सर, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को क्या देखना है, तो एक्चुअली इसके अंदर अपन को देखना है ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन है अच्छा खासा, ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट का। अगर आप देखोगे तो उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, रोमम, ऑडिट रिस्क, सबकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। तो यहाँ पर तो मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन ठीक है, आप समझ सकते हैं कि रोमम को मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है ना कि तीन तरीके की रिस्क होती है, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, तो इसको अपन है ना जनरली सीआईडी से पढ़ते हैं। ठीक है, सीआईडी आप बोलोगे तो सी पहले आता है कंट्रोल रिस्क, फिर आता है आई इनहेरेंट रिस्क, फिर आता है डिटेक्शन रिस्क। तो जो फर्स्ट के जो टू लेटर्स है सी एंड आई, ठीक है, उन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करके देखें तो उसको बोलते हैं रोमम। ठीक है, तो रोमम अपन कैसे निकालते हैं, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, रोमम आ गया। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रोमम आ गया। फिर ऑडिट रिस्क कैसे निकलेगी, तो ऑडिट रिस्क निकलेगी, रोमम को अपन डिटेक्शन रिस्क से मल्टीप्लाई करें या फिर इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाता है, ऑडिट रिस्क आ जाती है। ओके सर, ठीक है, ऑडिट रिस्क आ गई। फिर उसके बाद क्या है, तो अपने पास टॉपिक है आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रोमम। ठीक है, अपन आइडेंटिफाई और असेस कैसे कर सकते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, दो तीन पॉइंट्स देखने हैं, दो पॉइंट्स देखने हैं अपने को। क्या, ऑडिटर शेल आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई यानी पता करना, असेस भी पता लगानी होता है। रोमोमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे चेक करता है। कैसे चेक करता है, थ्रू क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर। ठीक है, मतलब फोर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, इसको अपन एबीसीडी के नाम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर, ताकि इससे क्या है ना कि अपने को याद हो जाए ये वर्ड्स। ने फॉर दिस ऑडिटर शेल, ठीक है, इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है रिस्क इंक्लूडिंग रिलेवेंट कंट्रोल। ठीक है, जो भी रिस्क है उसको तो आइडेंटिफाई करता है, और उसके जो रिलेवेंट कंट्रोल है उनमें भी रिस्क जो होती है वो आइडेंटिफाई करता है, उस रिस्क को असेस करता है। ठीक है, जिस रिस्क को आइडेंटिफाई किया उसको असेस करेगा। फिर क्या करेगा, रिलेट द आइडेंटिफाई रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। ठीक है, उसको रिलेट करेगा, ठीक है, कि इसकी वजह से असर्शन लेवल पे क्या गलत हो रहा है। ओके, और कंसिडर करेगा लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट की, इस रिस्क की वजह से कितना मिस स्टेटमेंट का लाइक्लीहुड हो रहा है, यानी कितनी बार हो रहे हैं। ओके सर, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हमको समझ में आया। इसके बाद आगे देखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये तो एक्चुअली अपने ऐसे का नाम ही है। तो हम इसको कैसे पता करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की। तो उसमें अपने को क्या करना है, मैटर्स टू बी कंसिडर बाय बाय ऑडिटर वाइल ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, कुछ मैटर्स को कंसिडर करेगा ऑडिटर जब बिजनेस का नॉलेज ऑब्टेन करे। क्या क्या मैटर्स को कंसिडर करेगा, तो रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स वगैरह है या फिर कोई अदर एक्सटर्नल फैक्टर है तो उनको कंसिडर करके चलेगा। नेचर ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग, ठीक है, नेचर ऑफ एंटिटी को कंसिडर करेगा। कैसे करेगा कि ऑपरेशन कैसे क्या है, उसका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका ओनरशिप गवर्नेंस कैसे क्या है। ठीक है, मतलब प्राइवेट है पब्लिक है, ठीक है, प्राइवेट है पब्लिक है वो कैसे क्या है। फिर वे इन विच एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। ठीक है, तो इसका फाइनेंस का स्ट्रक्चर कैसे क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो वगैरह चेक करेगा। ओके, और क्या कंसिडर करेगा, एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो सिलेक्शन कर रही है और उनका जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रही है वो कैसे क्या कर रही है ये चेक करेगा, ताकि इससे उसको पता चल सके कि एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले सके, उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले सके, और उसके इंटरनल कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग ले सके।
फिर और क्या करेगा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, एंटिटी ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क, ठीक है, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है और रिलेटेड बिजनेस रिस्क क्या है। ओके, फिर क्या देखेगा, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट और रिव्यू, ठीक है, मेजरमेंट करेगा और रिव्यू करेगा, चेक करेगा एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था मैटर टू बी कंसिडर बाय ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। उसी के साथ में सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, मेजर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट बिजनेस, ठीक है, मेजर सोर्स क्या हो सकते हैं क्लाइंट्स के बिजनेस को समझने के, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके मेजर सोर्स क्या हो सकते हैं। तो देखो अपन क्या देख सकते हैं, क्लाइंट की एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर, ठीक है, जो भी क्लाइंट ने एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के लिए दी है वो अपन चेक कर सकते हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सेट्रा, ठीक है, जो मीटिंग्स के मिनट्स बनते हैं, ठीक है, मीटिंग के मिनट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जो मीटिंग के मिनट्स बनते हैं शेयर होल्डर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स के, वो चेक कर सकता है ऑडिटर। इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है, जो भी इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट को चेक कर सकता है। प्रीवियस ईयर ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जो पिछले सालों के ऑडिट वर्किंग पेपर्स है उनको देख सकता है। फिर क्या देख सकता है, डिस्कशन विद क्लाइंट, क्लाइंट से पूछ सकता है तो उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। क्लाइंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनुअल, ठीक है, जो भी क्लाइंट की पॉलिसी और उसका प्रोसीजर मैनुअल जो होता है उसको पढ़ के पता लगा सकते हैं अपन कि इनका बिजनेस कैसे क्या है। विजिट टू क्लाइंट प्रीमाइसेस, ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट की प्रीमाइसेस है वहाँ पे विजिट करें और विजिट करने के बाद में उसको पता चलेगा कि ठीक है एंटिटी कैसी क्या है, इसका एनवायरनमेंट कैसे क्या है, इसका इंटरनल कंट्रोल कैसे क्या है। ओके सर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, तो इसके बाद आगे क्या आता है, ठीक है, बराबर दिख रहा है। assertion used by auditor to consider different types of potential misstatement, ठीक है, जो भी assertion यूज करता है ऑडिटर डिफरेंट टाइप्स की पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए, क्या क्या वो assertions होते हैं। तो देखो अकाउंट बैलेंसेस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स और डिस्क्लोजर्स, इसके लिए होते हैं असर्शंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स के लिए। तो देखो अकाउंट बैलेंसेस क्या होता है, जो भी आपके बैलेंस शीट के अंदर जो भी अमाउंट दे रखा हो वो अकाउंट बैलेंस कहलाता है, ठीक है, यानी कि आप जिस चीज़ के आपके लेजर्स बनते हैं तो उसमें अपन क्या देखते हैं, एक एग्जिस्टेंस है कि नहीं है उन बैलेंसेस का, कंप्लीटनेस है कि नहीं है, ठीक है, मतलब वो बैलेंस का जो अमाउंट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जैसे मशीनरी बोल दिया है तो मशीनरी क्या एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, ठीक है, कंप्लीटनेस है या नहीं है, मतलब सारी मशीनरी रिकॉर्ड तो करी है, राइट एंड ऑब्लिगेशन है या नहीं, ठीक है, मतलब उस मशीन पे हमारा ही राइट है या किसी और का राइट है, ठीक है, और उसकी वैल्यूएशन बराबर तो है, ठीक है। तो कुछ 3-4 टाइप के अपन अजर्शंस अकाउंट बैलेंस के लिए देखते हैं। फिर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए अपन क्या देखते हैं, अपन 5 टाइप के अजर्शन देखते हैं कि जैसे कोई भी जनरल एंट्री वाला ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या देखेंगे, अकरेंस, अकरेंस मतलब हुआ है या नहीं हुआ है, कंप्लीटनेस बराबर तो हुआ है, एक्यूरेसी चेक करेंगे कि एक्यूरेटली तो हुआ है, गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। कट ऑफ देखेंगे, मतलब ऐसा ना कट ऑफ डेट अपनी 31 मार्च होती है तो हो सकता है कि हम क्या है ना कि कुछ ट्रांजेक्शन्स को या तो अपन पहले दिखा दें जो 1 मार्च के बाद होने वाले थे, सॉरी एक 31 मार्च के बाद होने वाले थे जो 31 मार्च के पहले दिखा दें, ठीक है। तो हमको पता है ना कि फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शन होने वाला है तो उसको हम आज ही दिखा दें, ऐसा नहीं करना है। या फिर आज जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आज नहीं दिखा के फ्यूचर में दिखा दे, तो उसको अपन बोलते हैं कट ऑफ प्रोसीजर। फिर अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तो बराबर किया है ना, ये अपन देखते हैं क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आता है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे जो अपन किसी चीज़ को डिस्क्लोज वगैरह करते हैं ना, तो उसका देखना पड़ेगा कि अकरेंस बराबर तो है ना, राइट एंड ऑब्लिगेशन है, कंप्लीटनेस बराबर है, क्लासिफिकेशन सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अजर्शंस होती है, ये अजर्शंस हमको देखनी पड़ती है, ठीक है। फाइनल में ऐसा जितना कोई काम का नहीं है, इंटर में बहुत अच्छा काम का है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है शायद ये। फिर रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ठीक है, जो वो रिस्क की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या स्पेशल ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें क्या कंसिडर करना पड़ता है, जिनको अपन सिग्निफिकेंट रिस्क बोलते हैं ना कि हाँ यार बहुत लेवल वाली रिस्क है, तो उसके अंदर क्या देखना है, तो उसके अंदर आपको एक पॉइंट देखना है, फैक्टर टू बी कंसिडर टू डिटरमाइन वेदर रिस्क इज आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क और नॉट, ठीक है। पहले तो हम ये फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं उनको देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो रिस्क है ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे जिसके बलबूते पे अपन ये आइडेंटिफाई कर ले कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। तो वो फैक्टर्स को नीचे दे रखे हैं 1 2 3 4 5 5 फैक्टर्स दे रखे हैं, क्या है 5 फैक्टर्स हैं। तो वेदर रिस्क इज रिस्क ऑफ फ्रॉड, क्या वो रिस्क फ्रॉड की रिस्क है, ठीक है। वेदर रिस्क इज रिलेट टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी सिग्निफिकेंट यानी कि रिसेंटली सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग या फिर अदर डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है, ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई रिस्क है क्या, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उससे रिलेटेड कोई रिस्क है क्या। वेदर रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, जो रिस्क है वो क्या रिलेटेड पार्टीज के रिलेटेड है क्या।
ठीक है, और रिलेटेड पार्टी से हम सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब बार 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 बार। विद द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अपन ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर है क्या, इस टाइप का कोई ट्रांजेक्शन है क्या, तो फिर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो रही है क्या नहीं हो रही है। ठीक है, फिर एक लास्ट पॉइंट आता है आईटी सिस्टम ऑल्सो पोज स्पेसिफाई एक रिस्क टू द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम भी एक स्पेसिफिक रिस्क लगाता है। ठीक है, किस टाइप की रिस्क लगाता है, तो ठीक है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 7 8 दे रखे हैं, और ये आपको यहाँ से ज़्यादा ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर आते हैं। पर ठीक है, यहाँ पे दे रखे तो अपन पढ़ लेते हैं। क्या होता है, सिस्टम इनएक्यूरेटली प्रोसेस डाटा। सिस्टम क्या कर रहा है, इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर रहा है डाटा को। इनएक्यूरेटली प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपने डाटा डाला, ठीक है, आपने बोला 2+3 करना है, तो 2+3 आपको पता है 5 होना चाहिए, वो तो 4 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये होता है इनएक्यूरेटली प्रोसेस डाटा। ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, प्रोसेस इनएक्यूरेट डाटा। अब प्रोसेस इनएक्यूरेट डाटा का मतलब क्या, कि आपने A+B लिखा और ये बता रहा है 3। ठीक है, तो ये A+B 3 कहाँ से हो गया, 1+2 3 होता है ना। ठीक है, या फिर आपने लिखा x+y, अब ये x+y लिखा और इसने कोई नंबर दे दिया, तो इसने तो गलत प्रोसेस ही इनएक्यूरेट किया ना, इनएक्यूरेट डाटा को प्रोसेस कर दिया। ठीक है, अनऑथोराइज एक्सेस मतलब जिस चीज़ का एक्सेस नहीं मिलना था उसका अगर एक्सेस मिल रहा है, तो यह आईटी सिस्टम के अंदर क्या है कि इंटरनल कंट्रोल की रिस्क है। आईटी पर्सोनल गेनिंग एक्स्ट्रा एक्सेस, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो पर्सोनल्स हैं उनको जो एक्सेस मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा एक्सेस उनको मिल रहा है। ओके, अनऑथोराइज चेंज टू डाटा, ये क्या है ना कि डाटा के अंदर अनऑथोराइज चेंज हो रहा है, ऑथोराइज नहीं हो रहा है, अनऑथोराइज हो रहा है, मतलब ठीक है इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी आगे जाके। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंज, हम कुछ चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं बट वो चेंज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो नेसेसरी चेंज नहीं हो पा रहा है, तो ये भी आईटी सिस्टम के अंदर एक रिस्क होता है इंटरनल कंट्रोल का। मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है, बार बार क्या हो रहा है कि मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है, तो वो भी गलत होता है। ठीक है, तो उसके उससे अपने को पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल वीक है। डाटा का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, डाटा का अगर लॉस होता है तो इंटरनल कंट्रोल वीक होता है। इनएबिलिटी टू एक्सेस डाटा, ठीक है, हमने जो डाटा डाला हम उसी को अब ढूंढ नहीं पा रहे हैं, एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चालू ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वापस इसका मतलब ये है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या है, वीकनेस है। तो इसी के साथ में अपना ऐसे 315 कंप्लीट होता है। ठीक है, अपने को कुछ 10-12 मिनट लगे हैं। मैंने बहुत धीरे पढ़ाया आपको, धीरे एक्चुअली में पढ़ाया क्या है। ठीक है, मैंने तो मतलब वापस रिकेप करवाया क्योंकि, तो आप लोग क्या करना, अगर आपको ये स्पीड धीरे लगे 2x पे देखो, और ऑब्वियसली अगर मैं खुद भी होता तो मैं 2x पे ही देखता ये वीडियो मेरी वाली। ठीक है, तो आप 2x पे ही देखना। और उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट ऐसे के ऊपर। नेक्स्ट ऐसे क्या अपना ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। ठीक है, मटेरियलिटी इन प्लानिंग, जब अपन प्लान बनाते हैं, ठीक है, ऑडिट का, या फिर अपन परफॉर्म करने जाते हैं, मतलब पहले तो प्लान की बात कर लेते हैं। जब अपन प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो अब हम मटेरियलिटी को कंसिडर करते हैं। फिर प्लान के टाइम पे तो कंसिडर करते हैं, क्या परफॉर्मेंस के टाइम कंसिडर करते हैं या नहीं करते, तो ऑब्वियसली हम परफॉर्मेंस के टाइम पे भी क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, किसको कंसिडर करते हैं, मटेरियलिटी को। ओके सर, ठीक है, अच्छी बात है, ये हम समझ गए, आगे बताओ। तो देखो, आगे देखने के लिए पहले तो इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे कर दिया, ठीक है, सामने आ गया, बराबर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो मटेरियल प्लानिंग परफॉर्मिंग और ऑडिट, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो मिस स्टेटमेंट होती है, ठीक है, मिस स्टेटमेंट कौन सी, या तो इंडिविजुअल हो या एग्रीगेट हो। इंडिविजुअल का मतलब क्या होती है कि एक कोई गलती हुई, ठीक है, मिस स्टेटमेंट का मतलब आप गलती से समझना या फिर एरर से समझना, एक कोई गलती हुई जिसकी जो इंडिविजुअली खुद की वजह से या फिर एग्रीगेट मतलब छोटी छोटी गलतियां मिला के, ठीक है, कुड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। ठीक है, यूजर्स का डिसीजन बदलने का दम रखती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिस स्टेटमेंट। ओके, तो ऑडिटर अप्लाइज इन, ठीक है, ऑडिटर कब कब अप्लाइज करता है मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट, तो देखो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में करता है, ऐसे 300 के हिसाब से। इवेल्युएटिंग इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ठीक है, इवेल्युएशन करता है ना, कि जो आइडेंटिफाई यानी जो पता लग गए हैं वो मिस स्टेटमेंट यानी वो वाली गलतियाँ, और जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है जिनको करेक्ट नहीं किया गया है वो वाली गलतियाँ, उनके इवेल्युएशन के लिए ये काम में आता है। ओके, फॉर्मिंग ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे 700 के हिसाब से जब अपन ऑडिटर को फॉर्म करते हैं तब हमारे लिए मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट काम में आता है। ओके, फिर ये क्या करता है कि ऑडिटर अप्लाइज इन, फिर प्रोवाइड बेसिस फॉर, किस चीज़ के लिए ये बेसिस बनता है, तो देखो हम जो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऐसे 315 के हिसाब से, उसके लिए हमारे लिए काम का होता है ये। आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जब हम रोमम फाइंड करते हैं उसके लिए काम का होता है। और फिर जब हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने जाते हैं, उनका नेचर टाइमिंग एक्सटेंट जो अपन डिराइव करते हैं वो यहाँ से काम का हो जाता है, ऐसे 330 के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं, तो उसके बाद आगे क्या दिखा हुआ है,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्कस मटेरियलिटी इन प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन जनरली एक्सप्लेन्स। ठीक है, क्या लिखा सर, कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस पढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्कस मटेरियलिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो डिस्कस करते हैं मटेरियलिटी को, कहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन वाले लेवल पर। एंड जनरली एक्सप्लेन, ठीक है, कैसे जनरली एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मिस स्टेटमेंट आर मटेरियल इफ एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। ठीक है, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, मतलब गलतियाँ मटेरियल है यानी इंपॉर्टेंट है। कब इम्पोर्टेंट है, जब वो यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। इन्फ्लुएंस का मतलब, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सके, चेंजेस हो सके। ओके, फिर क्या होता है, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी। जब हमें कोई जजमेंट लेता है ना, हम मानते हैं थोड़ा बहुत, तो अफेक्टेड बाय साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो जजमेंट कैसे हो रहा है, क्या जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का जजमेंट कैसे हो रहा है, तो वो अफेक्ट हो रहा है साइज और नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट के थ्रू। फिर क्या होता है, जजमेंट आर बेस्ड ऑन कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड टू यूजर्स एज ए ग्रुप। ओके, फिर अपन लेवल्स देखते हैं, तो देखो ये जो मिस स्टेटमेंट होती है कहाँ पे हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकती है, पर्टिकुलर्स यानी अदरसेंस लेवल्स पे हो सकती है। ठीक है, मतलब अकाउंट बैलेंसेस पे हो सकती है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे हो सकती है, डिस्क्लोजर्स हो सकती है, मतलब अदरसेंस लेवल पे हो सकती है। और अमाउंट लेस देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देख रहे हैं तब तो अपन को मिल जाएगी, लेकिन जब अपन छोटी छोटी ट्रांजेक्शन देखेंगे तो उनका अमाउंट तो ऑब्वियसली लेस होगा मटेरियलिटी से। ठीक है, तो जब उनका अमाउंट लेस होगा तो फिर उस केस में क्या, वो कैसे पकड़ में आएगी, तो हम एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का केस निकालते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट निकालते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, अमाउंट सेट एट लेस देन मटेरियलिटी टू रिड्यूस टू अप्रोप्रिएटली लो लेवल प्रॉफिटेबिलिटी दैट अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सिड मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एट अजर्सन लेवल ABCD। ठीक है, अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर। मतलब सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब भंगार एक तरीके से। तो देखो भंगार नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट सपोज यू आर गोइंग ऑन ऑडिट। ठीक है, आप लोग एक ऑडिट पे गए हो, 1000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, मटेरियलिटी लेवल सेट हुआ मान लो 5 लाख रुपए। ओके, 5 लाख रुपए सेट हो गया, यानी कि 5 लाख से नीचे का अगर कोई एरर वगैरह है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, आप लोग नहीं देखोगे। 5 लाख से ऊपर का आप चेक करोगे सारा कुछ। ठीक है, 5 लाख से ऊपर मतलब 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ऐसे अमाउंट में कोई एरर वगैरह आ रहा है, कोई फ्रॉड वगैरह आपको दिख रहा है, तो आप उस पर थोड़ा क्या हो रहा है कि आप उस पर, ठीक है, देख रहे हो ढंग से। तो ये कोई बात नहीं, ये मटेरियलिटी अपन ने सेट कर रखी थी 5 लाख रुपीज़। 1000 करोड़ की कंपनी है, 5 लाख रुपीज़ अपन ने मटेरियलिटी रखी, मतलब आप मान के चलो अपन कितने परसेंट रख रहे हैं, तो ये रखा अपन ने 5 लाख। और फिर मैंने बोला 1000, 1 2 मतलब बहुत 0.005% अपन ने मटेरियलिटी रखी है। ठीक है, जबकि इतनी कम तो अपन रखते भी नहीं है, बट फिर भी अपन एक मान के चलते हैं कि आंकड़ा 1000 करोड़ की कंपनी में अपन ने क्या किया कि 5 लाख की अपन ने मटेरियलिटी सेट करी। बट सर क्या है ना कि 5 लाख की मटेरियलिटी रखने के बाद भी क्या हो रहा है ना कि एक जो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे देख रहे हैं या फिर अदर लेवल पे देख रहे हैं, तो क्या है ना कि ये लोग बाग क्या करते हैं कि 3-3 करोड़ की, 3-3 लाख की, 3-3 लाख की, 2-2 लाख की, 1-1 लाख की क्या कर रखी है इन्होंने, एरर कर रखी है। तो डायरेक्टली अपन देखें तो 5 लाख से बड़ी कोई नहीं है, पर जब इनको क्या करें, कंबाइन कर दें, तो ये 5 लाख से बड़ी जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है ना कि अपन एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला केस लेके आ गए कि अपन से क्या है ना कोई छोटी एरर भी ना छूटे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले तो अपन एक मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, मटेरियलिटी डिसाइड कर ली थी 5 लाख रुपीज़। बट अपन ने फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बोला कि यार ठीक है, अपन जब परफॉर्मेंस करेंगे ना, जब ऑडिट करने जाएंगे, तो 5 लाख तो अपन ऊपर से बोल रहे हैं, लेकिन 100% उससे कम की भी एरर होगी। तो हम ये मान के चलते कि अगर 5 लाख अपन ने मटेरियलिटी रखी थी, तो अपन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को थोड़ा और कम रखते हैं, थोड़ा और कम रखते हैं, मतलब हमने बोल दिया कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो गई अपनी 2,50,000। तो मतलब इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 2,50,000 हो गई, तो उससे ऊपर की अगर कोई भी एरर आएगी, अब मान लो 3 लाख की एरर आ गई, तो वो अब हमारे लिए क्या है, ठीक है, बराबर है कि हाँ सर ये एरर है और ये हमको क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, इस पर ऑब्जेक्शन रेस करना पड़ेगा। ओके, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, सेट अमाउंट एट ए लेस देन मटेरियलिटी, जो हमने मटेरियलिटी डिसाइड करी थी 5 लाख की, उससे नीचे होगी। ठीक है, मतलब इधर आओ, अब देखो
परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है? सेट अमाउंट एट लेस देन मटेरियलिटी टू रिड्यूस टू अप्रोप्रिएटली लो लेवल प्रोबेबिलिटी दैट अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड। ठीक है, मतलब जो अनकरेक्टेड, जो करेक्ट नहीं किया हुआ या फिर अनडिटेक्टेड, जिनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मिस स्टेटमेंट एक्सिड मटेरियलिटी एट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज ए होल एट असर्जन लेवल एबीसीडी। ठीक है, तो यहाँ तक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर अपन क्या करते हैं? यूज ए बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। ठीक है, तो सर पहली बात तो आपने 5 लाख रुपीज़ निकाला, ठीक है, मतलब 5 लाख रुपीज़ निकाला, तो वो किस बेसिस पे निकाला? कोई बेंचमार्क रखा होगा ना कि 5 लाख ऐसे ही हवा में निकाल दिया। तो देखो अपन क्या करते हैं, कोई बेंचमार्क यूज़ करते हैं कि ठीक है इसका कुछ परसेंटेज अपन देख लेते हैं कि इसका ये पर्टिकुलर परसेंटेज निकाला कि ठीक है, एक असेट ले ली, उस असेट का अपन ने निकाल लिया कि 2% अपनी मटेरियलिटी रखी अपन ने, 2% मटेरियलिटी रखी। अब मान लो कि असेट ही अगर 500 करोड़ की हो, उसका 2% निकालेंगे तो बहुत अच्छा हैवी अमाउंट आता है। तो हैवी अमाउंट आता है, ठीक है, तो उससे ऊपर का अपन देखेंगे एरर, उसके नीचे का नहीं देखेंगे। इस टाइप की अपन ने बात करी। तो बेंचमार्क तो कुछ तो होना चाहिए। तो बेंचमार्क का क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे क्या डिसाइड करते हैं? तो बेंचमार्क का क्या होता है? देखो, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट, ए परसेंटेज इज अप्लाइड टू ए चूसन बेंचमार्क। ठीक है, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट, मतलब मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना एक प्रोफेशनल जजमेंट वाला काम होता है। परसेंटेज अप्लाइज टू ए चूजन बेंचमार्क, एक परसेंटेज अपन क्या करते हैं, जो भी बेंचमार्क डिसाइड किया होता है उस पर अपन अप्लाई करते हैं एज एट ए स्टार्टिंग पॉइंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एज ए होल। फिर क्या होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफाइंग ऑफ बेंचमार्क। क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेंचमार्क को? आइडेंटिफाई करते हैं तब अपन। तो देखो, एक तो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या असेट होती है, लाइबिलिटी होती है, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, वो फैक्टर्स अफेक्ट करता है बेंचमार्क की आइडेंटिफिकेशंस को। वेदर अटेंशन ऑफ यूजर्स आर फोकस, ठीक है, यूजर्स का अटेंशन कहाँ फोकस होता है? तो ऑब्वियसली एक तो सेल्स के ऊपर होता है और दूसरा कहाँ होता है, मतलब सेल्स पे भी सेकेंडली होता है, फर्स्टली तो उनका प्रॉफिट के ऊपर होता है कि भैया नेट प्रॉफिट बता दूं तो प्रॉफिट कितना क्या हुआ है। ठीक है, तो यूजर्स का अटेंशन प्रॉफिट के ऊपर होता है, फिर सेल्स के ऊपर होता है, तो हम लोग उसको बेंचमार्क बना सकते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ एंटिटी है एंड द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इस फैक्टर्स की वजह से फैक्टर्स इस फैक्टर की वजह से अफेक्ट हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क। ठीक है, कि एंटिटी का नेचर कैसे क्या है, इंडस्ट्री कैसे क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे क्या है। ठीक है, एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर्स एंड वे इट इज़ फाइनेंस। ठीक है, एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर्स कैसे क्या है और ये फाइनेंस कैसे क्या कर रखी है, मतलब ठीक है ज़्यादा लोन है, कम ठीक है कैपिटल है, या फिर क्या है कि ज़्यादा कैपिटल है और कम लोन है। डेब्ट इक्विटी रेशियो अपन देख ले सकते हैं, ओनरशिप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। ठीक है, फिर क्या देखते हैं? रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। ठीक है, वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क मतलब ठीक है कितना क्या चेंजेस वगैरह हो रहा है बार बार। ठीक है, तो अपन ये देख सकते हैं। फिर रिवीजन के केस में क्या हो सकता है? तो रिवीजन क्यों करेंगे? तो उसका कुछ रीज़न दे रखता है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग ऑडिट। कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ रहा है? मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़ रहा है। ओके, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, उसकी वजह से हम मटेरियलिटी को रिवाइज कर रहे हैं। चेंज इन ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी आफ्टर परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जब हमने फेब एज पर 330 हमने किया, तो हमको क्या लगा कि ये तो हमारी क्या है कि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है कि यार हमने तो एंटिटी को कुछ और समझा था, है तो कुछ और निकली। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? मटेरियलिटी को चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? रिवाइज इफ इन्फॉर्मेशन वुड हैव कॉस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट अमाउंट इनिशियली। रिवाइज, ठीक है, रिवाइज मत करना पड़ेगा। इफ इन्फॉर्मेशन मतलब अगर इन्फॉर्मेशन पहले मिली होती जब अपन ने इनिशियली मटेरियलिटी को फाइंड किया था, ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले मिली होती तो हम पहले कुछ और अमाउंट सेट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे? लो मटेरियलिटी अप्रोप्रिएट। ठीक है, लोअर मटेरियलिटी अप्रोप्रिएट मतलब हम थोड़ी कम और कम मटेरियलिटी रखते हैं। जैसे 5 लाख बोला था तो हम पहले ही है ना इसको 3 लाख रखते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको? डिटरमाइन नीड टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या इसकी वजह से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी चेंज करना है। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा होगा ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को ही बेंचमार्क मान लेते हैं लास्ट में। और नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिमेन अप्रोप्रिएट, मतलब है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा? हमको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ का? मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर एबीसीडी अकाउंट बैलेंसेस क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है ये भी हमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और कोई रिवीजन हो रहा है तो वो भी हमको डॉक्यूमेंट करके चलना पड़ेगा।
इसी के साथ में अपना ऐसे 315 एंड 320 कंप्लीट है। ठीक है, अब अपन ऐसे पढ़ेंगे 402 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मतलब मेरी साइड से तो 300 वाली सीरीज़ कंप्लीट है। आपको और अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, और नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इनके क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चंस देखने से क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। लेक्चर वेक्चर थोड़ा ठीक ठीक लगे तो लाइक वाइक मार देना। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन 402 कर लेंगे तो अपनी 400 वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन 500 सीरीज़ का एक, ठीक है, बड़ा लेक्चर बनेगा, उसके अंदर सारे एसेस कवर कर लेंगे। फिर 600 के, फिर 700 के, फिर 800 के, तो इसी के साथ में अपने सारे ऐसे कवर हो जाएंगे। ओके सर, ठीक है, बाय।